Now, 24.3 revaluation of assets and reassessment of liabilities. So, at the time of retirement of a partners, the assets of the firm are revalued and the liabilities are also reassessed. That means reassessed and revaluation. That means क्या होता है कि value के अंदर certain changes आते हैं. It may be the assets or liability may be increases or maybe asset or the liability may be sometime may be decreases. Okay, so the revaluation account is prepared in the same way as in case of admission of partner, correct? So this is done to adjust the changes in the value of assets and the liabilities at the time of retirement, or we can say as a death of a partner. Any gain or loss due to revaluation is divided amongst all the partners, including retiring, or we can say as a deceased. It's a one kind of, also we can say as a death, deceased in their existing profit sharing ratio. Following general entries are made for this purpose. देखिए, अब ऐसा होगा तो उसके रिगार्डिंग कैसे एंट्री आएगी? Same as it is वैसी ही एंट्री से एडमिशन में आप करते थे. For increase in the value of asset account debit to revaluation account, increase in the value of asset. Now, when decrease the asset, when the asset decreases, revaluation account to asset account, decrease in the value of asset. Now, comes to the liability side. When liability increases, the journal entry would be revaluation account debit to liability account credit. When then the liability when decreases, liabilities account to revaluation account, correct, decreasing the value of liability. चलिए फॉर्मेट देखिए, बेसिकली ये चार एंट्री ही होती है रिवैल्यूएशन के अंदर, जिस पे आपको ध्यान देना है, करेक्ट. जिन लोगों को इंक्रीज डिक्रीज एसेट और लायबिलिटी का पता चल गया, उनके लिए रिवैल्यूएशन बहुत ही इजी हो जाएगा. सो revaluation account is prepared to record the change in the value of assets or liabilities, correct. if अगर कोई पूछे कि revaluation account क्यों बनता है, is prepared to record the changes in the value of asset or liability, you can say easily, correct. revaluation account क्यों बनता है? क्योंकि मे भी कुछ certain changes आते हैं asset and liability के अंदर, इसीलिए revaluation account बनता है. now the next point is कि कब कब बनाया जाता है. तो कब कब बनाया जाता है? जब पार्टनर में भी कोई एडमिट हो रहा हो, है ना. इट्स नॉट लाइक कि हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा हो. एडमिट हो रहा दैट मींस एज अ पार्टनर उनको एक और पार्टनर कंसीडर कर रहे हैं, पहले दो थे अब तीन हो रहे, करेक्ट. तब आप रिवैल्यूएशन बनाओगे. नाउ द सेकंड वन इज कि अब पार्टनर जो है वो मे भी छोड़ के जा रहा है उस फर्म को, या पर्टिकुलर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही पार्टनर थे, अब इसके बाद से अलग है, करेक्ट. तो उस टाइम पे भी एसेट और लायबिलिटी में चेंजेस देखने मिलेंगे. It will be reveal profit or loss on revaluation. So this profit or loss is divided amongst all partners, including the retiring, or we can say as a deceased partner in existing profit sharing ratio. चलिए यहाँ पर एक चीज तो पता, चलो रिटायर हो रहा है वो चीज समझ में आ जाती है, बट अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी होगा कि सर लेकिन जो पार्टनर की डेथ हो गई, करेक्ट, जिस पार्टनर की डेथ हो गई तो फिर अब क्योंकि रिटायर वाले को तो मिल जाएगा, पर लेकिन सपोज किसी की डेथ हो गई, अब क्या करेंगे? अब इसके जो रिगार्डिंग शेयर्स थे, जो भी उनका प्रॉफिट था जो उनको मिलने वाला था, या सपोज वी कैन से जो लायबिलिटी भी थी, तो वो कहां से आएगी, करेक्ट. हर किसी को डाउट होता ही. तो देखिए आप कोई भी एक फॉर्म भरते हैं ना, कहीं पर भी जाना, जैसे सपोज अपने नाम से आप कोई भी चीज चालू भी कराते हो रिगार्डिंग टू फाइनेंशियल एक्टिविटी जिसके अंदर हो, तो उसके अंदर आपको पूछा जाता है कि आपका नॉमिनी कौन होगा, करेक्ट. बैंक में भी जाके देखना, इफ अगर आप लोगों के या आपके पेरेंट्स के भी बैंक अकाउंट है तो उसके अंदर एक सेक्शन होता है, आपको पासबुक में देखने मिल जाएगा, अरे अदरवाइज किसी में नहीं भी होता है, नॉमिनी लिखा होगा. सपोज इफ अगर जो पर्सन है, जो होल्डर है, अगर वो नहीं है ना, इन केस सच केस वो पर्सन नहीं रहा, देन अब जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो किसको मिलनी चाहिए, या कौन एक पर्टिकुलर पर्सन लायबल भी होगा, करेक्ट. तब उस टाइम पे वो नॉमिनी को सारी चीज दी जाती है. आपने बहुत सी बार देखा होगा, बोलते ना कि चश्मदीद गवाह टाइप जैसा भी हो जाता है. एलआईसी के टाइम पे भी आप कोई भी सपोज कोई लोन ले रहे हो, तो साथ साथ जिस पर्सन को लोन लेना है उसकी सिग्नेचर तो चाहिए ही, साथ ही साथ मे बी एक या दो जन की एज अ विटनेस सिग्नेचर भी चाहिए होता है कि हाँ हम इस पर्सन को जानते हैं,
एंड वी आर श्योर कि ये आपको पूरा पैसा लायबल करेगा। इफ अगर सर्टेन केस नहीं कर पाए देन वी आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इट, करेक्ट। बहुत सी बार देखिए दिया होता है, इफ अगर आप में से कोई एलआईसी का कोई हो तो देखना उसके अंदर फॉर्म के अंदर नॉमिनी लिखा जाता है, और इफ अगर उसके अंदर ये भी है कि अगर किसी की पॉलिसी है और अगर वो पर्सन नहीं रहा देन वो पैसा कहां जाएगा, अदरवाइज क्योंकि नॉमिनी है नहीं, नो डाउट पैसा ऐसा नहीं कि चला जाएगा। सपोज अगर किसी का नॉमिनी मेंशन नहीं कराया है, ऐसे तो अभी कराना ही पड़ता है, हर कोई जो भी एजेंट है वो करा ही देते हैं, बट इफ सम केस अगर किसी ने नहीं कराया है तो ऐसा नहीं है कि पैसा मिलेगा ही नहीं, थोड़ा सा आपको आगे पीछे थोड़ा भागना पड़ेगा, बट इन शॉर्ट मिलेगा सही। लेकिन इफ अगर नॉमिनी है तो वो तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा, सीधी सी बात है, इसको नहीं तो इसको, करेक्ट। तो वैसे ही पार्टनर्स के अंदर भी होता है, अगर वो पार्टनर चला गया तो उसकी जो नॉमिनी है उसको मिल जाएगा, अदरवाइज चलो नॉमिनी भी चला गया तो उसके जो फैमिली मेंबर है उनको मिल जाएगा, करेक्ट। सब कोर्ट की निगरानी में ये सारी चीजें की जाती है। चलो नाउ फॉर रीवैल्यूएशन ऑन इन प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, चलिए ये तो सब में सेम ही आएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ हियर इज profit on revaluation divided amongst all partners in their existing profit sharing ratio, correct। Now if you are getting loss in the revaluation account, partners capital account to revaluation account, loss on revaluation borne by all partners in their existing profit sharing ratio, correct। देखिए फॉर्म बंद नहीं हो रही है, पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो सीधी सी बात है उसने उस साल तो पूरा काम किया, या पर्टिकुलर चलो बीच में से छोड़ के जा रहा है, तो उतना हमको अगर 6 महीने में पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो हमको 6 महीने तक की पहले बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ऑफिशियल नहीं लेकिन उस पार्टनर को दिखाने के लिए तो बनाना होगा कि हमें भी पता चले कि एग्जैक्ट यहाँ पर पार्टनर को हमको देना पड़ेगा या उसके पास से हमें कुछ मिलेगा, है ना। तो एक पर्टिकुलर उस टाइम के लिए बनाई जाएगी क्योंकि वो जा रहा है। चलो अब यही चीज आप बेसिकली एक इलस्ट्रेशन के थ्रू बहुत अच्छे समझोगे। सो मुदित, मोहित एंड सोनू are partners sharing profit in the ratio of 3:2 and 1. Now here Mudit retires from the partnership. That who is Mudit, ठीक है। नाम में थोड़ा कंफ्यूज मत होना, कुछ इस तरीके के ही नाम बेसिकली दिए जाते हैं, है ना। आपको एग्जाम में भी देखना एक जैसे नाम होंगे ताकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। चलिए, in order to settle his claim the following revaluation of assets and liabilities are agreed upon। चलिए देख लीजिए कि कौन सी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है जो रीवैल्यूड हुई है ना। डायरेक्ट आपको बता दिया कि कौन सी चीज में रीवैल्यूड हुआ है। सो नाउ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज इंक्रीज्ड बाय 25,000, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है 2,000 से, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल है वो कितना है 1,000 इज नाउ नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल वी हैव टू नो द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज्ड बाय 12,000। अब मेन बेसिकली आपको यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना होगा, सो गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप जाके जर्नल एंट्री करोगे नहीं, पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, जर्नल एंट्री अपने आप आ जाएगी, करेक्ट। देखो और कुछ है क्या, नहीं, तो चलो भाई जो चीज प्रिपेयर करने बोली है वो कर लो, जर्नल एंट्री और रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन मत लाना कि सर पहले जर्नल एंट्री बनानी है या रीवैल्यूएशन, या पहले रीवैल्यूएशन या जर्नल। आपको एग्जामिनर ने सिर्फ ये बोला है कि मुझे जर्नल एंट्री और रीवैल्यूएशन चाहिए, ऑर्डर वाइज सही ऐसा नहीं है, पहले रीवैल्यूएशन बना दो, उसके बाद आपको पता है कि हाँ यार रीवैल्यूएशन इतने बन जाएगा, प्रॉपर फॉर्मेट है, अब मैं जर्नल एंट्री बना लूंगा, करेक्ट। सिर्फ डायरेक्ट आप देखो जो चीज बताई गई है वही चीज आपको यहाँ पे करनी है ना। फर्स्ट मशीनरी इंक्रीज हुई, मशीनरी क्या है, देखिए मशीनरी और इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे लिए, एसेट है, एंड एसेट क्या हुई इंक्रीज। एसेट जब भी इंक्रीज होती है कौन से आती है, क्रेडिट साइड में, तो लिख लो मशीनरी और इन्वेस्टमेंट 25,000 एंड 2,000, करेक्ट। दोनों को एक साथ समझा दिया है। देन नेक्स्ट अ प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, देखिए आउटस्टैंडिंग बिल है जैसे लिखना में भी रह गया होगा, बाकी है ना इन फ्यूचर के लिए इसलिए आउटस्टैंडिंग है, बट इट्स अ बिल, so it's a one kind of we can say as a expense, and expense is a one kind of liability। liability क्यों, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, इन फ्यूचर में मुझे देना होगा कितना 1,000 रुपीज ना। अब ये तो बात थी कि मुझे 1,000 रुपए देना है, बट यहाँ पर क्या हो गया, is now not required,
मतलब अब देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मेरी लायबिलिटी थोड़ी कम हो गई तो मैं किधर लिखूंगा, लायबिलिटी डिक्रीज, दैट मींस इट कम्स ऑन दी क्रेडिट साइड, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल 1000 रुपीज, करेक्ट। अब यहाँ पर कोई ट्विस्ट है, सपोज अगर ये इज नाउ नॉट रिक्वायर्ड नहीं लिखा होता है ना, अगर मैं बोलूं कि इतना छोटा सा जो वर्ड है, अगर ये चीज नहीं लिखी होती तब आप इसको क्या करते हैं, तब आपका ऐसा होता है कि अरे लायबिलिटी एक और क्रिएट हो गई, कौन सी, 1000 रुपीज की, जो मे भी लिखना बाकी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, कहां पर आ जाती है, डेबिट साइड पे। लेकिन इतने से लास्ट के 4 वर्ड में आपको मालूम पड़ गया कि लायबिलिटी बढ़ गई है या कम हो गई है ना। चलो देन लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो गई, लैंड और बिल्डिंग क्या है, एसेट, डिक्रीज हुआ, दैट मींस डेबिट साइड पे आएगा। चलो तो लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग 12000। चलिए इसके बाद कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, क्लोज करो इसको। देखो डेबिट साइड है क्रेडिट साइड, कौन सा बैलेंस आ रहा है पहले तो वो देख लो, डेबिट आ रहा है या क्रेडिट आ रहा है। सीधी सी बात है, 12000 और 25 तो एक ही यही दिख रहा है, तो ये क्या है हमारे लिए, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस, इफ अगर क्रेडिट बैलेंस है दैट मींस क्या कंसीडर होता है, प्रॉफिट। क्रेडिट साइड अगर बड़ी है तो क्या आता है हमारे लिए, प्रॉफिट। चलो ये तीन को ऐड किया, कितना आ गया 28000, सेम वैल्यू आएगी यहाँ पर, इसमें से लेस करो, रिमेनिंग अमाउंट कितनी आई 16000 है जो प्रॉफिट है, बट स्टिल ये प्रॉफिट ट्रांसफर किसको होगा, रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स, दैट मींस मुदित, मोहित एंड सोनू। चलिए 16000 है ना, द पॉइंट इज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किस पे होगा, उनके एग्जिस्टिंग रेशियो व्हिच इज 3:2:1, करेक्ट। तो 16000 को आप अपने कैलसी में करिए, यहां से देख देख के नहीं करना है, कैलसी में देख के करो। मे भी सपोज अगर गलत हो तो आप भी गलत ही लिख लोगे, हैबिट डालो स्पीड पे, क्या है 16000 into 3/6 equals to 8000, 16000 into 2 divided by 6 you will get 5333, and the next one is, देखिए यहाँ पर जो ये दो चीजें ना, ये दो वैल्यू जो है इसके अंदर मे भी आपका आंसर पॉइंट में आएगा, करेक्ट, आंसर का मतलब पॉइंट में आता जाएगा। तो आपको वहां पर ऐसी एप्रोप्रिएट वैल्यू सिलेक्ट करनी होगी ताकि आपके जब इन तीन का टोटल करूं मैं, है ना, ये आप पर होगा कि आप कैसी वैल्यू सिलेक्ट करोगे, लेकिन जब इन तीनों का और वीकेंड से जितने भी पार्टनर हैं इनका टोटल जब करूं तो मेरी ये अमाउंट आनी चाहिए, क्योंकि आउटर कॉलम में ये है। अगर 1 रुपए का भी डिफरेंस आया, प्रॉब्लम, 1 रुपए तो कहां गया, फिर गया कहां 1 रुपए, उसका हिसाब दो, अकाउंट्स के अंदर यही है। मैं तो यहाँ पर 1 रुपए बोल रहा हूँ, 0.005 पैसे तक का भी हिसाब रखा जाता है, क्योंकि देखने के लिए अगर अमाउंट बहुत छोटी है, अरे 0.005 है, बट अगर इसी 0.05 को ये करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो, मे बी अमाउंट थोड़ी सी बड़ी दिखने चालू कर देगी, करेक्ट। चलो सॉरी, देन हो गया यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्या है, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री दो तरीके से बना सकते हो, या तो क्रेडिट साइड की पूरी अमाउंट को लेकर बना लो, या फिर अगर भाई जिसके पास बहुत ज्यादा टाइम है बहुत अच्छे से बनाना, तो एक एक इंडिविजुअल एसेट्स को लेकर बनाओ, करेक्ट। या तो बनाना हो तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, फिर मशीनरी अकाउंट रिवैल्यूएशन, बराबर, मशीनरी टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, वैसा बनाना हो, या एक कंबाइन बना लो, करेक्ट। जैसे डेबिट साइड का पूरा बनाया उसने, है ना, यहाँ पे क्या कर दिया, ये पूरा डेबिट साइड का है। देखिए आपको डेट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि दी नहीं होगी। इफ अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डेट दी होती, 31, 3 व्हाटएवर, तो आप लोग को यहाँ पर मेंशन वही चीज करनी है ना, नहीं दी है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट इफ अगर दिया है तो यू हैव। चलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, अमाउंट सामने लिख दी, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 28000, करेक्ट। स्टेटमेंट जरूर लिखना, that increase in the value of asset either machinery and investment and the reduction in provision, ये बताना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप क्या बता रहे हो, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, बट जो प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल है ये एसेट नहीं है, ये लायबिलिटी है। तो भाई आपने इसको यहाँ क्यों लिया, क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है, वो बताओ, रिडक्शन इज वन काइंड ऑफ वी कैन से एज अ डिक्रीज इन प्रोविजन, करेक्ट। इन शॉर्ट समझो
कि आपका सिर्फ नरेशन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए ये क्यों हुआ। देन द नेक्स्ट वन इज, देखिए अब आ जाओ डेबिट साइड पे, एक ही चीज दी है लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 एंड 12,000, करेक्ट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। नेक्स्ट क्या बचा है, प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर, ट्रांसफर किसमें होगा, पार्टनर्स कैपिटल में, फिक्स है पार्टनर्स कैपिटल में ही जाता है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मुदित्स कैपिटल, टू मोहित्स कैपिटल, टू सोनूस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट जो है सर्टेन अमाउंट लिख दूं। गेन ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए ये चीज आपको हर किसी में लिखनी ही होगी कंपलसरी, ताकि एग्जामिनर को भी साथ ही अगर आप सच में अगर किसी दिन आप जर्नल एंट्री पास आउट कर रहे हो अपने बिजनेस की, तो आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने इसको बांटा था लेकिन कौन से बेसिस पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, मुझे तो यही नहीं पता चल रहा है। उस टाइम पे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए बेटर है कि यहाँ पर आप रेशियो लिखते रहो, क्योंकि रेशियो चेंज होते रहते हैं सब जगह पे, बराबर है ना। चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट। Now it's a 24.3 treatment of accounts, accumulated reserves and undistributed profit, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, so all the balance of accumulated reserves, funds, undistributed amount of profit or loss appearing in the balance sheet of the firm on the date of retirement that is distributed amongst all partners including retiring डिकेस्ट पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो यहां पर आपको बहुत कुछ बोल दिया गया है ना। अब ये चीज मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखिए आपके घर में भी बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप कुछ पैसे जमा करते रहते हो, है ना। बहुत से पैसे में भी कोई लोग गुल्लक बना के रखता होगा ना, कि उसमें पैसे हर टाइम कुछ पर्टिकुलर टाइम पे आप डालते रहते हो, करेक्ट। क्यों, सेविंग्स वी कैन से एज अ हमारी वन काइंड ऑफ सेविंग, बैंक में रखेंगे लेकिन चलिए करते, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बहुत अच्छा है, सेविंग आप कर रहे हो इस तरीके से। बट अब यहाँ पर क्या है कि वो एक ऐसा पैसा है जो आप हर बार बांटते हैं, करेक्ट। चलिए आ जाते पार्टनर्स में समझाओ, तो ये कैसा पैसा होगा कि आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बस साइड पर रखते जा रहे हैं, पैसा इसमें जमा करते जा रहे हैं। क्यों यार, इन फ्यूचर में हम सेविंग्स क्यों करते हैं, क्योंकि मे बी इन फ्यूचर में कब किसको कैसी जरूरत आ जाए बोल नहीं सकते यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं उसे सेव करके रखते हैं, करेक्ट। कि जब भी फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम हमारी ये सेविंग हमें उसमें से भले पूरा नहीं लेकिन कुछ हेल्प तो कर पाएगी, करेक्ट। चलिए अब ये चीज तो सोचते हैं, बट लेकिन उसी में से अगर किसी एक मेंबर को, आपकी फैमिली में से किसी एक मेंबर को बाहर जाना होगा, फाइनेंशियल अमाउंट की थोड़ी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तब उस टाइम पे क्या होगा कि यार मैंने जो इकट्ठा किया था चलो यही कुछ मदद में काम आ जाएगा, करेक्ट। तो सेम वैसा ही देखिए पार्टनर्स के अंदर यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि देखिए उन्होंने रिजर्व बनाया था, रिजर्व इज वन काइंड ऑफ सेविंग फॉर द फ्यूचर पर्पस, है ना। फंड ऐसे चीजें बना के रखिए, उसमें इन्वेस्ट सभी पार्टनर ने किया था जितने थे, अब उसको रखते गए कि यार इन फ्यूचर में काम आएगा, चलो ठीक है। बट एकदम से उसके अंदर एक पार्टनर ने ऐसा बोला कि भाई मैं तो अब ये फर्म छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है, ऐसे रिटायर हो रहा है, चलो उसी पार्टनर की डेथ भी हो गई, तो भाई अब जितना भी आप जो यहाँ पर रिजर्व बोल रहे हो, है ना, ये रिजर्व है, ये फंड है, तो इसमें कुछ जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसमें कुछ परसेंट जो भाई रिटायर हो रहा है उसका भी होगा, या जिसकी डेथ हो गई ये तो उसकी भी होगी। आप ऐसा नहीं करें इसको चलने दो आगे तक, अगर कोई पर्सन रिटायर हो रहा है या किसी की डेथ हो गई तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको आपके जो भी रिजर्व्स थे और आपने जो फंड बनाए थे जिन पार्टनरों ने, वो कंपलसरी उस टाइम पे उन्हें बॉन्ड तोड़ना होगा, बराबर। जो भी रिजर्व्स और फंड थे उनको उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे आपके जो रिजर्व्स और फंड उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, किन में, उनके एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स है उन लोगों को। बाकी भाई अगर कोई ऐसा बहुत दानवीर हो कि नहीं मैं सिर्फ फॉर्म छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, तो अलग बात है, बाकी मोस्ट प्रोबेबली तो यही करना चाहिए, करेक्ट। देख लो फर्स्ट। Now, for distribution of undistributed profit and reserve, करेक्ट। कैसा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन सा, ऐसे प्रॉफिट है जो हमने कभी बांटे ही, बोलते हैं हाँ रखो ना बाद में देखा जाएगा, अभी नहीं बाद में देखेंगे, तो ये हो गया। तो उसकी एंट्री कैसे आएगी, लाइक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
मेंशन किया गया है कि प्रॉफिट है, इसीलिए कहां पर आ रहा है, डेबिट साइड पे। याद रखना, अरे ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो ध्यान से हट जाती है कि यार प्रॉफिट है तो डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा, कंफ्यूजन होता है। जर्नल एंट्री में उसे डेबिट साइड पे लिखते हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि चीज किसको मिलेगी, पार्टनर्स को मिलेगी, इसलिए उन्हीं के अकाउंट में भी लिखा जाएगा। Reserves and profit and loss account we can say as a profit transferred to all partners capital account in existing profit sharing ratio. Correct? So now the next one is for the distribution of undistributed loss. बराबर, देखिए कुछ फॉर्म ऐसे भी होती है कि लॉस हो रहा है, अरे बाद में देखेंगे ना, क्यों बाद में देखने का बोलते हैं कि यार लॉस हो गया, अभी पैसे है नहीं, एक काम करते बिजनेस को हम कंटिन्यू कर रहे, मे बी इन फ्यूचर में अगर प्रॉफिट हो गया तो इसको सेटल कर लेंगे। करेक्ट, तो उस बेसिस पे भी होता है। बट सपोज उसी टाइम पे लॉस आता है जा रहा, फर्म छोड़ने की बात हो गई, तो भाई लॉस तो हुआ है, जब प्रॉफिट के टाइम पे तुम आगे आए थे कि भाई मेरा भी कुछ योगदान है उसमें, मुझे भी हिस्सा चाहिए, तो भाई लॉस में भी आओ, तुम्हारा भी इसमें भी कुछ हिस्सा है, लॉस हुआ है ना, तो इधर भी आ जाओ। तो यहाँ भी उसको दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज मत करना कि सर क्या सिर्फ जो पार्टनर जा रहा है उसका एंट्री आएगी, नहीं, यहाँ पे सभी पार्टनर को एंट्री आएगी। मालूम तो पड़े कि हर एक के हिस्से में कितना है, सिर्फ इंडिविजुअल उस पार्टनर को नहीं देखेंगे जो जा रहा है या जो चला गया। करेक्ट, सभी के बारे में आएगा यहाँ पे, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट कम्स फ्रॉम द क्रेडिट साइड, व्हाई, बिकॉज़ इट्स अ लॉस। करेक्ट, लॉस है क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट होगा वो आएगा डेबिट साइड पे। चलिए अब इसी से बेस पे हमारी एक एक्सरसाइज है 24.3। सो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट शोज दैट, जल्दी बता दो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट शोज क्या बताता है, प्रॉफिट बताता है कि नहीं, क्या बताता है, प्रॉफिट, यू कैन राइट एज अ प्रॉफिट और यू कैन राइट एज अ गेन। मोस्ट प्रोबेबली इफ अगर आप प्रॉफिट लिखो तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। अदरवाइज अगर सपोज एमसीक्यूज में आ रहा है, एमसीक्यूज में आ गया आपको एक ऑप्शन आया गेन, सेकंड ऑप्शन आया प्रॉफिट, थर्ड ऑप्शन आ गया आपको लॉस, एंड लास्ट एक ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, समझना। अगर लास्ट ऑप्शन आ गया बोथ ए एंड बी, ए और बी पे क्या है, गेन और प्रॉफिट, नेट में उस टाइम पे आप वहां पर टिक करेंगे, क्योंकि भाई गेन और प्रॉफिट दोनों मतलब एक ही है ना। चलो, then reserve show in the balance sheet are transferred to the dash side of dash at the time of retirement of a partner। चलिए, reserve shown in the balance sheet are transferred to the credit side of partners capital account at the time of retirement of capital। Correct? So now the third one is the value of the assets has decreased at the time of retirement of a partner, then dash account will be debited and dash account will be credited with the decrease in the amount। So here is the revaluation and the asset side, है ना, debit and the asset account will be credited with the decrease in the amount, बराबर। So now there was an increase in the value of a creditor, है ना, creditor at the time of retirement of partner, what will be the journal entry for the above। बेसिकली देखना, ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में देखने को मिल सकते हैं। करेक्ट, चलिए इसका क्या आएगा उस टाइम पर्टिकुलर एंट्री, that revaluation account debit to creditors account, increase in the value of creditor। देखिए क्रेडिटर दैट मींस वन का हमारी लायबिलिटी है, हमें कोई क्रेडिटर को इन फ्यूचर में पैसे देने होंगे। देखिए क्रेडिटर बढ़ रहा है, लायबिलिटी उसकी इंक्रीज हो रही है, कहां पर आएगी, डेबिट साइड पे आता है ना। रिवैल्यूएशन का जो हमारा फॉर्मेट है उसमें कहां पर आ जाता है, ये इधर डेबिट साइड पे क्रेडिटर। करेक्ट, तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट में डेबिट में आ रहा है, जर्नल एंट्री इस तरह से होगी। करेक्ट, ये कहां पर जाएगा, क्रेडिटर को जब हम रिवैल्यूएशन में लिखेंगे किस साइड पे जाएगा, रिवैल्यूएशन के ऑपोजिट, दैट मीन रिवैल्यूएशन कहां पर है, डेबिट, तो ये भी कहां आ जाता है, डेबिट। और डेबिट में क्या होता है, लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो किधर आएगी, डेबिट साइड। ठीक है,
वाइस वर्सा चलता ही रहता है। बराबर, चलो now 24.5 settlement of retiring partners claim. The amount due to the retiring partners is paid according to the terms of partnership agreement. The retiring partners claim consists of, now the amount due to retiring partner is paid किस बेसिस पे पेड होता है? To the terms of partnership agreement, है ना? पार्टनरशिप एग्रीमेंट या एज पर दैट पार्टनरशिप डीड के बेस पे पे किया जाएगा। चलिए देखिए कौन से सर्कमस्टेंसेस जिसके अंदर उसे पे किया जाता है या कौन सी चीजें वो लोग पे कर रहे हैं जो उन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन की होगी। कौन सी है? द क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, करेक्ट, क्रेडिट बैलेंस दैट मींस प्रॉफिट का ही होगा। His and her share in the goodwill of the firm, सीधी सी बात है इसमें भी मिलेगा। Then his and her share in the gain profit of the revaluation account। Then share in the general reserve and accumulated profit। ठीक है, जनरल रिजर्व और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि उनके एक्सेट्रा जो भी उन्होंने रिजर्व बना के रखे इन फ्यूचर के लिए, तो वो सारी चीजें एग्जिस्टिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। करेक्ट, कोई सी भी रिजर्व। देन द लास्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन हिज सर्टेन कैपिटल, राइट, उसी के कैपिटल में। पॉइंट्स याद रखना, पता होने चाहिए आपको कौन से होंगे। मे बी 1 से 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि दैट आर द रिटायरमेंट पार्टनर्स क्लेम कंसिस्ट ऑफ व्हिच आर, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो कि भाई ये सारे पॉइंट्स हैं जो रिटायरिंग पार्टनर्स को दिए जाते हैं। करेक्ट, वो इसी पे क्लेम कर सकता है। देन बट द फॉलोइंग डिडक्शन आर मेड फ्रॉम द बैलेंस इन हिज एंड हर कैपिटल अकाउंट ऑन अकाउंट, लाइक हिज शेयर इन द लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन। डिडक्शन में भी सेम वही चीज मिलेगी ना, दैट हिज एंड हर ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, बराबर, शेयर ऑफ एनी एक्यूमुलेटेड लॉस और लोन टेकन फ्रॉम दी फर्म। देखिए एक साइड पे जहां पार्टनर को देने की बात है तो कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन भी होगी जहां पार्टनर के पास से भी फर्म को कुछ लेना होगा। कौन से सिनेरियो है? इफ अगर लॉस हो गया तब, है ना, लॉस हुआ है तो पार्टनर को उतना हिस्सा देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ड्राइंग्स दैट मींस जितना वो फर्म में से लेके गया विद इंटरेस्ट उसको वापस देना होगा। कोई भी रिगार्डिंग लॉस है वो पे करना होगा। एंड इंडिविजुअल पार्टनर अगर किसी से लोन लेता है, फर्म के लिए ही अगर लोन ले रहा है, तो वो इंडिविजुअल पार्टनर ही रिस्पांसिबल होगा उस लोन को सेट ऑफ करने के लिए, है ना। चलिए, देन द अमाउंट, देन द टोटल अमाउंट सो कैलकुलेटेड इज द क्लेम ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। सो she is interested in receiving the amount at the earliest. Total payment may be made immediately after his retirement. However, the resource of the firm may not be adequate to make the payment of the retiring partner in lump sum. Lump sum that means एक होता है ना अंदाजन अमाउंट बोलते हैं ना, ऐसा lump sum. The firms make payment to the partners in installment. बराबर? मोस्ट प्रोबेबली देखिए यही चीज होती है आज के टाइम पे भी, क्योंकि सपोज अगर किसी पार्टनर को लाख से 2 लाख रुपए देने होंगे, उसका प्रॉफिट निकल रहा है, तो फर्म क्या करेगी, भाई देखो इकट्ठा दे दो, इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में अमाउंट दे दो। रीजन, क्योंकि भाई पार्टनर को जो प्रॉफिट भी मिलता था, पार्टनर ऐसा नहीं बिजनेस में पूरा ले लेता था, पार्टनर उसी प्रॉफिट को थोड़ा सा अपने पास लेता, बाकी का एज अ कैपिटल की तरह इंट्रोड्यूस नेक्स्ट ईयर कर देता, क्योंकि जितना वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उनका उतना ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सीधी सी बात है, जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है उतना ही आपको रिटर्न भी उतना मिलेगा, है ना। तो एक साथ अगर रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट दे देगा तो कहीं ना कहीं उसको बिजनेस में कुछ फाइनेंशियल लॉस में भी सफर करना पड़ जाए। इसलिए क्या बोलते हैं कि भाई पेमेंट आपको पूरा करेंगे बट इंस्टॉलमेंट में करे चलेगा, ज्यादातर इसी तरीके से वो लोग पे कर देते हैं, है ना। चलो, देन पेमेंट इन लंप सम। अब लंप सम अमाउंट में आप कैसे पे करोगे, वो है दैट रिटायरिंग पार्टनर्स क्लेम इज पेड आइदर आउट ऑफ द फंड्स अवेलेबल विद द फर्म और आउट ऑफ फंड्स ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर। द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज मेड फॉर डिस्पोजल ऑफ द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। कैसी एंट्री आएगी ना, ऑन द पेमेंट ऑफ कैश इन लंप सम अमाउंट। किसको दिया जा रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या तो जिसकी डेथ हो गई उस पर्सन को दिया जा रहा है।
सिर्फ उसी को, सभी को नहीं, सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन को। सो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो स्पेसिफाई किया आपको कि भाई जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी बात कर रहे हैं। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर, है ना। चलिए illustration number 6, Om, Jay and Jagdish are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. Now the balance sheet as at December 31st 2014 is as under। चलिए देखिए उनकी बैलेंस शीट बता दी गई है 31 दिसंबर 2014 की, ये उनकी बैलेंस शीट है। Now there are certain adjustment entries also। So Jay retires, देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि जय क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। जब भी देखिए रिटायरमेंट और एडमिशन का सम आता है, मैंने आपको बताया गया है कि आप लोग जिनके जो पार्टनर है ना, उस पार्टनर को प्रॉपर लिख लो, कौन कौन, जैसे ओम, जय एंड जगदीश, देन उनके रेशियो 3:2:1 उन्हीं के रेस्पेक्टिव नेम के नीचे लिख लिया करो, ताकि कंफ्यूजन बहुत बार हो जाता है। क्योंकि आपको देखिए दिया क्या क्या है, जय रिटायर हो रहा है, बट सपोज आपने दूसरा अगर रेशियो देख लिया मे बी वो गलत हो जाएगा, है ना। तो रेशियो पे ध्यान देना। चलिए the goodwill of the firm is valued at 60,000. Now the stock and the building to be appreciated by 10%, plant is depreciated by 10%, provision for bad debt is increased up to 5,000, and Jay's share of goodwill was adjusted through remaining partners capital account। किसका, जय का जो शेयर है किसमें, गुडविल में, वो किसमें एडजस्ट हो जाएगा, पार्टनर्स के अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। Now the amount due to Jay is paid out of the fund brought in by Om and Jagdish in their new profit sharing ratio। Correct? सही समझो, the amount due to Jay is paid out of the fund brought in by Om and Jagdish in their new profit sharing ratio। Jay is paid full amount, है ना, Jay is paid full amount। Now prepare revaluation account and prepare पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए बेसिकली दो चीज बोली गई है, तो ये दोनों चीज प्रिपेयर कर लो। ना चलिए ये क्या आ गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्या बोला गया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हियर वी हैव द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पार्टनर्स कैपिटल, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल के जो एंट्री वो लिख लो, कौन सी थी, 1,60,000, 1,20,000 एंड 1,20,000, बराबर। बेसिकली बैलेंस शीट, so balance BD 1,60,000, 1,20,000 and 1,20,000, correct। चलो next start करो। Now the goodwill of the firm is valued at 60,000। goodwill की वैल्यू क्या है, 60,000 बता दी गई है यहाँ पे, करेक्ट। गुडविल की वैल्यू क्या है, 60,000 दे दी गई आपको यहाँ पे। जस्ट अ सेकंड, ये कौन सा वेट, चलो ठीक है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000, इसको भी यही रख देना, ठीक है। गुडविल की वैल्यू बताई गई है जस्ट, लेकिन आगे से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि पार्टनर्स को बांटना है ना ये, करेक्ट। पार्टनर्स में क्या होगा, गुडविल की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो इट इज अज्यूम्ड दैट वन ओम एंड जगदीश गेनिंग रेशियो इज रिमेनिंग 3:1। कैसे 3:1, क्योंकि इनका रेशियो क्या था 3:2:1। जा कौन रहा है, जय जा रहा है, दैट मींस 3:1 किसका, ओम और जगदीश का, करेक्ट। सो 3:1 में अब क्या, जय का शेयर कितना था, जय शेयर ऑफ गुडविल कितना है 60,000 का 2/6, दैट मीन 20,000। अब इस 20,000 को एडजस्टेड थ्रू द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3:1, दैट मींस अभी जो यहां पर इनका है, करेक्ट, ये जो 20,000 है इसे ओम और जगदीश अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे
3/4 और वी कैन से 20,000 into 1/4, करेक्ट। कितना आ जाएगा 5,000, दैट मीन्स 15,000, नीचे वाला आ जाएगा 5,000। ओम को कितना मिलेगा 15,000, जगदीश को मिलेगा 5,000 रुपीस रिस्पेक्टिवली। जाए एंट्री किधर जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो ओम्स कैपिटल अकाउंट 15,000, जगदीश कैपिटल अकाउंट 15,000। किसको मिलेगा ये शेयर जय को, करेक्ट। शेयर किसको मिलेगा जय को मिलेगा, है ना। इन लोगों को देना तो पड़ेगा उसी को। ओम्स कैपिटल जयस कैपिटल मिल गया, जय को कितना मिल गया यहाँ पे 15,000 किसने दिया ओम ने दिया, जगदीश ने कितना दिया है 5,000 रुपीस। ना इनके पास से कैपिटल कम हो गया, करेक्ट। उसको कितना मिलना चाहिए था 15,000, 20,000, तो एज पर रेशियो में ही दिया गया है। 15,000 ओम ने दिया है, जगदीश ने 5,000 दिया है, तो इनके अकाउंट में से डिडक्ट कर लो भाई। कितने ओम के कैपिटल में कितना 15,000 कम, जगदीश के कैपिटल में 5,000 रुपीस कम हुए, करेक्ट। चलो देन नेक्स्ट एंट्री क्या होगी एडजस्ट द रिमेनिंग प्रॉफिट एंड रेशियो हो गया यहाँ पे। चलिए बैलेंस शीट है नहीं, अदरवाइज हम लोग उसमें भी एंट्री लिख देते। देन स्टॉक एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। देखो स्टॉक कहां पर है, स्टॉक एट 1 लाख, एप्रिशिएट बोला है दैट मींस इंक्रीज हुआ है। 1 लाख का 10% कितना आएगा 10,000, और रिवैल्यूएशन पहले वैल्यू लिख दो। स्टॉक कितना आ गया 10,000 रुपीस। नेक्स्ट इफेक्ट कहां जाती है बैलेंस शीट में, बट यहां पर बोला नहीं है तो आएगी भी नहीं। नेक्स्ट कौन सा था बिल्डिंग, तो चलिए बिल्डिंग कहां पर है 1,80,000 है, 10% दैट मींस 18,000, है ना। बिल्डिंग 18,000 रुपीस आ गई यहाँ पे वैल्यू। चलिए नेक्स्ट प्लांट इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। जब जब डेप्रिशिएट आएगा दैट मींस डिक्रीज। चलिए प्लांट कहां पर है 1,40,000 दिया हुआ है, उसका कितना 10% बोला गया है, कितना है 10%, तो 1,40,000 का 10% 14,000 कहां पर आएगा डेबिट साइड पे। प्लांट दिया हुआ है 14,000, फिर जो चीज हो गई उसे वापस इस तरह से कर देता हूं 14,000 हो गया। चलिए देन प्रोविजन फॉर बैड डेट इज इंक्रीज्ड अप टू 5,000। देखिए यहां पर क्या आपकी लायबिलिटी जो है बढ़ गई है, इंक्रीज लायबिलिटी बढ़ गई, डेट मींस कहां पर आएगा डेबिट साइड में। प्रोविजन फॉर बैड डेट ओके ना, यहां पर देखो कंफ्यूजन कैसा होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट इंक्रीज 5,000, भाई तो पहले कितना था पहले तो चेक करो, तो भाई यहां पर पहले आपको दिया हुआ तो प्रोविजन था 3,000, करेक्ट। आपका पहले प्रोविजन में क्या था, यहां पर ये लोग क्या टोटल अमाउंट बता रहे हैं कि भाई पहले जो हमारा प्रोविजन था उसके अंदर वैल्यू थी 3,000 बढ़ा। अब यहां पर इन्होंने क्या अप टू लिखा हुआ है, देखो यहां पर वर्डिंग में समझना अप टू दैट मींस ये टोटल बता रहा है कि भाई अब टोटल कितना हो गया 5,000 हो गया। भाई पहले कितना था पहले 3,000 था, अब 5,000 हो गया। तो बेसिकली इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो भाई सिर्फ 2,000, दैट मींस इंक्रीज कितना हुआ है सिर्फ 2,000 का हुआ है। ये अप टू वर्ड में ध्यान रखना, अप टू वर्ड का मतलब क्या होगा कि भाई लगभग अभी तक का इतना हो गया, अभी तक का, दैट मींस 5,000 इनके अंदर इंक्लूड है 3,000, है ना। 5,000 के अंदर 3,000 भी इंक्लूड है। रिवैल्यूएशन में हमें क्या करना होता है कि कितना बड़ा है और कितना कम, इसका वी कैन से एग्जांपल डिफरेंस अमाउंट चाहिए। तो कितना है भाई 2,000 का क्या हो गया है इंक्रीज हुआ है, तो 2,000 की इफेक्ट डालो यहां पे। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना हो गया 2,000 रुपीस, बराबर। चलो नेक्स्ट जय शेयर ऑफ गुडविल वाज एडजस्टेड थ्रू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए ये बात तो हो गई कि जय का जो शेयर आएगा गुडविल को कौन पार्टनर्स अपने आप में एडजस्ट कर लेंगे, करेक्ट। चलिए अब रिमेनिंग बाकी की जो चीजें है वो सारी चीज इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ, करेक्ट। चलो कौन सी चीजें, क्रेडिटर तो आएगा नहीं, बिल्स पेबल बैलेंस शीट में जाएगा। जनरल रिजर्व है कितना 24,000 रिजर्व मैंने बताया था कोई भी रिजर्व होगा तो सभी पार्टनर बैठेगा, है ना। कौन से 3:2:1 के रेशियो में 24,000 आप डिस्ट्रीब्यूट करो। चलिए ये रहा जनरल रिजर्व 3:2:1 के रेशियो में 12,000, 8,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली मिल गया। देन चलिए ये तो हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट भी हो गया। देखिए मोटर कार, अब यहाँ पर आप बोलोगे मोटर कार ये कहां पर आएगा, रिवैल्यूएशन में तो आएगा नहीं क्योंकि कोई चेंज हुआ है नहीं।
पार्टनर्स में बिल्कुल नहीं, कहां जाएगा, इट्स एसेट तो ये कहां जाएगी, बैलेंस शीट में। स्टॉक हो गया, डेटर्स की अमाउंट भी कहां जाएगी, बैलेंस शीट। देन कैश एट बैंक आल्सो कम्स टू दी किधर साइड, करेक्ट, बैलेंस शीट में जाएगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, इसको क्लोज कर दो। तो डेबिट क्रेडिट अमाउंट देख लो कौन सा की ज्यादा आ रही है, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस, करेक्ट। क्या है आपका ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस दैट मींस प्रॉफिट, इट इंडिकेट्स दी प्रॉफिट। कितना 28,000 का टोटल है, लेस करो ये अमाउंट कितनी 12,000, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके ऑल रेशियो में 3:1 के रेशियो में। So they have got 6,000, 4,000 and Jagdish got 2,000. Now transfer to the partners capital account, transfer किया, revaluation 6,000, 4,000 and 2,000, करेक्ट। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, इनका टोटल कर लो, यहाँ पे एग्जैक्ट टोटल करो कि भाई कितनी अमाउंट है। चलो टोटल अमाउंट करो कि भाई टोटल कितना आना चाहिए यहाँ पे, जल्दी से यहाँ पे इनका टोटल करो कि कितनी अमाउंट है। सबसे पहले आप टोटल किसका करोगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले टोटल किस चीज का करना होगा, जय। क्यों, क्योंकि रिटायर कौन हो रहा है, जय हो रहा है। कौन हो रहा है रिटायर, जय हो रहा है, बराबर। चलिए तो उसे रिटायर करो पहले। तो इसकी एक्चुअल अमाउंट कितनी आई 152, करेक्ट। कितनी अमाउंट आ रही है 152। चलिए तो यहाँ पर लिखो कितनी आई 152, ये आ गई। बैंक अकाउंट कितनी 152। सेम यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिया गया था इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या था, that Jay's share of goodwill are adjusted to remaining partners capital account, but अब यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है, the amount due to Jay is paid out of the fund brought in by Om and Jagdish in their new profit sharing ratio. Jay is paid full amount, that means इनको जो अमाउंट दी गई थी किसको, जय को, वापस से किसके अंदर, ओम और जगदीश को दे दी गई है एज पर देयर प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो चलिए कितनी अमाउंट मिली थी यहाँ पे 1,52,000 थी। इसी अमाउंट को ओम और जगदीश ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट मींस न्यू कैसा था 3:1, तो इस अमाउंट को 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। बैंक अकाउंट, उन्हें वो पैसा मिला है तो कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड, बैंक अकाउंट 114, नाउ इट्स 38,000, करेक्ट। जितने भी एडजस्टमेंट थे वो कंप्लीट हो गए। नाउ नेक्स्ट क्या करो भाई, अब जगदीश और ओम के यहाँ पे टोटल करो। टोटल कितना जाएगा 1,64,000, 2,92,000, यहाँ पर रखो, ये अमाउंट लेस करो 15,000, कितनी है बैलेंस शीट 2,77,000, 1,64,000 में से 5,000 लेस करो 1,59,000, करेक्ट। आपको क्या मिल गया, आपकी बैलेंस शीट। ये अमाउंट आगे कहां पर जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर, है ना, बैलेंस शीट के अंदर जाएगी ये अमाउंट। उसके अंदर पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर 2,77,000 ओम का लिखेंगे, जगदीश का आएगा 1,59,000, है ना। क्यों जय का लिखा, क्योंकि जय तो रिटायर हो गया इसलिए बैलेंस शीट में से हट गया उसका नाम, बराबर। रिटायरमेंट दे दिया ना उसको, पैसा दे दिया, बात खत्म, करेक्ट। चलो नाउ द नेक्स्ट वन इज पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। अब यहां पर देखो इकट्ठा पैसा दिया गया था, नेक्स्ट कैसा आ रहा है भाई, अब जो पैसा है वो कैसे देंगे, इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। So in this case, the amount due to retiring partners is paid in installment. Usually some amount is paid immediately on retirement and the balance is transferred to his loan account. This loan is paid in one or more installment, है ना। कैसे इंस्टॉलमेंट में डिपेंड करेगा भाई वो तो पार्टनर्स पे कि किस तरीके से दे रहे, क्वार्टरली दे रहे या मंथली दे रहे, बराबर। देन The loan amount carries some interest. सीधी सी बात है भाई, आप अगर लोन की तरह दोगे तो उसमें कुछ इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हो। In the absence of any agreement, the rule under section 37 of Indian Partnership Act 1932 applies. बराबर। अगर कोई भी चीज मिसिंग है एग्रीमेंट के अंदर
तो एज पर सेक्शन 37 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग फिर उसे देखा जाएगा। So, according to this rule, if the amount due to the retiring partner is not paid immediately to his retirement, he can claim interest 6% per annum on the amount due. देखो ये रूल है, इसे याद रखना, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये चीज। इफ अगर रिटायरिंग पार्टनर को उसको पूरी अमाउंट नहीं मिल रही है और सपोज इमीडिएटली नहीं मिल रही है, तो कैसे देंगे? इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो भाई उसे कितना 6% इंटरेस्ट के साथ देना होगा, किसको? पार्टनर्स को। ये रूल है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये रूल है ना। वो उस चीज का क्लेम यहाँ पे कर सकता है। देन एन इंस्टॉलमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। किस तरीके से? दो तरीके से हो सकता है, या तो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। प्रिंसिपल अमाउंट दैट मींस उसको एक्चुअल अमाउंट कितनी मिलनी चाहिए थी वो बात कर रहा है। एंड द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट। एग्रीड रेट दैट मींस यहां पर पहले से ही उन्हें पार्टनरशिप डीड में एग्री किया होगा कि भाई इन फ्यूचर में अगर कोई भी रिटायर होता है या तो उसे लमसम अमाउंट दे देंगे या उसको जितनी पर्टिकुलर अमाउंट है वो, अदरवाइज हम इकट्ठी अमाउंट नहीं देंगे, उसी अमाउंट को हम पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में देंगे। और अगर इंस्टॉलमेंट में दे रहे तो उसपे कुछ परसेंट इंटरेस्ट लगा के आपको देंगे, बराबर। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हम पे इंटरेस्ट चार्ज करती है हम जब उनको देते हैं, है ना। तो सेम यहाँ पर पार्टनर को इनके पास से मिलेगा तो वो फर्म के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जहां उसे 100 रुपए मिलने चाहिए थे वो 6% इंटरेस्ट लगा रहा है। दैट मींस अब पार्टनर को कितने देने पड़ेंगे? 106 रुपीस देने पड़ेंगे। किसको? रिटायरमेंट वाले को। सो इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन अमाउंट इज क्रेडिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स loan account. Installment inclusive of interest then is paid to the retiring partner as per schedule agreed upon. Now the first one, on part payment in cash and balance transfer to his and her share loan account. So entry क्या आएगी? Retiring partners capital account debit to cash and bank to retiring partners loan account. Correct? So part payment made and balance transferred to loan account. Then the next one is total amount due transferred to loan account. उसकी एंट्री क्या आएगी? Retiring partners capital account to retiring partners loan account. Total amount due transferred to loan account. Then for interest due, है ना? Now interest on loan account debit to retiring partner loan account. Credit interest due on loan. Then the fourth one for payment of installment retiring partners loan account debit, ठीक है यहाँ पे डेबिट नहीं लिखा है, लिख देना, है ना। डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट इंस्टॉलमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेड। चलिए इसे बेसिकली अच्छे समझ लेते हैं। हमारे इस पे जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, illustration number 17. So taking the figure of the previous illustration, previous that means 6th number का जो हमारा illustration था उसी का, assume that he is paid 40% of amount due immediately and the balance is 3 equal year installment, the interest payable at 12%. बराबर। देखिए the amount due to Jay कितनी देनी थी उसको? 1,52,000, करेक्ट। देना कितना था? 1,52,000 रुपीज। बट अब ये अमाउंट उन्होंने क्या किया? हमें 60% दे दी, है ना। अमाउंट पेड इमीडिएटली पहले दे दी कितनी? 40%, दैट मींस 60,800 मिल गई। बाकी की अमाउंट कितनी हुई? तो भाई पहले तो देखो 1,52,000 में से 60,000 दे दी है, 60,800। That means बचा कितना अमाउंट? रिमेनिंग अमाउंट कितनी हुई भाई, है ना। देखो तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची आपके पास? सबसे पहले तो ये देखिए बहुत कंफ्यूजन है, करेक्ट। 1,52,000 माइनस 60,800, करेक्ट। इसको आप सॉल्व करो, आपका एक्चुअल आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा? करेक्ट। यहाँ पे क्योंकि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, करेक्ट। कैसा? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर आपको वो चीज देनी होगी, है ना। इनटू क्या किया गया यहाँ पे? 3,
इंटू क्या किया है, इंटू 3। सो चलिए इंटू 3 यहाँ पे क्यों आया, इसकी जरूरत नहीं है ना, बराबर, क्योंकि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है यहाँ पे। तो 1,52,000 माइनस 60,800 यू विल गेट कितना आ जाएगा, 91,200। दैट मींस रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, 91,200। अब इसको 3 इयर्स तक इक्वल इंस्टॉलमेंट करना है, तो इसको डिवाइड कर दो बाय 3। 91,200 डिवाइड बाय 3, दैट मींस हर साल कितना देना होगा, 30,400 रुपीस। किसको, जय नाम का जो पर्सन है उसको देना होगा, करेक्ट है ना। इतनी अमाउंट क्या होगी, देनी होगी। चलिए अब यहाँ पर मेन एक चीज क्या है कि भाई 12% इंटरेस्ट चार्ज लगेगा आपको, क्योंकि उसको देना है तो 12% कौन, जय मांगेगा कि भाई 12% इंटरेस्ट के साथ दूंगा। आपको टोटल अमाउंट कितनी देनी होगी, सॉरी टोटल अमाउंट है 91,200। हर साल कितना दोगे, 30,400, ऐसे 3 साल तक दोगे आप अमाउंट। तो चलिए जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 30,000 प्लस 10,944, ये क्या आ गया आपका 10,944। यहाँ पर ये क्या आया है, इंटरेस्ट। देन टोटल अमाउंट कितनी हो गई भाई, 41,334। इंटरेस्ट प्लस एट द रेट कितना है, 12% इंटरेस्ट है। सो 91,200 plus 12 by 100 you will get 10,094। करेक्ट। अमाउंट कहां से पता चल रही है आपको, है ना, ये पर्टिकुलर अमाउंट इंटरेस्ट कहां से आया है, इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लिया है 12% इंटरेस्ट, बराबर। कितनी अमाउंट बाकी थी उसके ऊपर इंटरेस्ट लिया, देखो यहाँ पे टोटल जो अमाउंट लेनी थी उस पर इंटरेस्ट होगा, कितनी लेनी है इतनी, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट, दैट मींस कितना आ गया 10,944। चलिए तो एक्चुअल अब कितना मिल जाएगा, ये तो अमाउंट थी जो हर साल उन्हें देनी है प्लस ये इंटरेस्ट, तो 41,344 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुई। देन सेकंड इंस्टॉलमेंट अब कितना बाकी रहा, 91,200 में से 30,400 दे दिया, बचा कितना 60,800। इसके ऊपर 12% निकालो इंटरेस्ट, तो कितना है 7,296 रुपीस। चलिए इसके साथ ऐड करके दो, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई 34,344, करेक्ट। देन थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात की जाए तो रिमेनिंग कितना हो गया 60,800 में से नाउ कितना 37,344, सॉरी ये नहीं 30,400 माइनस कर दो इसमें से। चलो रिमेनिंग कितना हो गया 30,400, उसी के ऊपर देना है into 12 डिवाइड बाय 100, 3648 इंटरेस्ट मिल गया। ऐड करो, थर्ड इंस्टॉलमेंट मिल गई 34,048 रुपीस, इंटरेस्ट एट 12%। पर एनम का आपको यहाँ पर कंफ्यूजन एक हो सकता है कि सर बार बार आप जो अमाउंट ले रहे हो, करेक्ट सर, जो इंटरेस्ट ले रहे हो वो तो रिमेनिंग पे लिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग अमाउंट पे ही लेंगे। बैंक भी आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज करती है वो आपके इंस्टॉलमेंट पे चार्ज नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपको इतना परसेंट है तो उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट नहीं, वो एक्चुअल अमाउंट आपकी कितनी बची हुई है ना। जैसे आपने 100 रुपए पे किए, 1000 रुपए आपको देने थे, लेकिन आप 100 रुपए के ऊपर इंस्टॉलमेंट है तो बैंक इस पे इंटरेस्ट लगाती है, बराबर। जैसे 10% इंटरेस्ट इस पे होगा, आपने 100 रुपए दे दिए, अब अपनी पासबुक खोल के देखना 1000 रुपए है, इसके ऊपर बैंक 10% इंटरेस्ट लगाएगी, और आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हो 100 रुपए, बैंक चार्ज इसमें करेगी भाई 10% इंटरेस्ट, दैट मींस का 10% दैट मींस कितना हो गया 100 रुपए, ठीक है। तो बैंक चार्ज का कितना ले लेगी आपके पास 200 रुपए। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भैया कितना बच गया, माइनस हो गया 1000 में से कितना हुआ 900 रुपीस। नाउ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ईयर वाइज चल रही है ना, एक हमने फिक्स अमाउंट रखी हुई कि भाई मैं 100 रुपए कितने 10 मंथ तक दूंगा या 10 साल तक दूंगा, ठीक है। 10 इयर्स, पहले साल 100 रुपए, दूसरे साल 100 रुपए दोगे, प्लस बैंक अगेन इसके ऊपर इंटरेस्ट लेगी, कितना आ गया 90 रुपीस प्लस 90, अब आपको कितना देने होंगे यहाँ पे 1090, बराबर। नाउ तीसरे साल 100 रुपीस तो आपके फिक्स है, आपको इंटरेस्ट देना है, 90 इसमें से माइनस कर दो, यू विल गेट 810, करेक्ट। देन इसके ऊपर 10%, इसके ऊपर 10% 81 रुपीस,
करेक्ट। यहाँ पे कितना आया 81 ना 181। बैंक भी आपसे एक्चुअल उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नहीं यार ये तो एक्चुअल जो अमाउंट दे दी उसके ऊपर इसी अमाउंट के ऊपर चार्ज होता है जो आपका टोटल होता है ना। ऐसे ही थोड़ी आपका जो ब्याज दर है वो इतना महंगा पड़ता है आपको, करेक्ट। 100 रुपए जमा करने देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है आपको, करेक्ट। इस 1000 के ऊपर इंटरेस्ट इतना ही चार्ज होता है। एक्चुअल टोटल अमाउंट के ऊपर हमेशा इंटरेस्ट किस पे चार्ज होता है, आपकी टोटल अमाउंट पे। चलिए आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज नंबर 24.4। नाउ लिस्ट द वेरियस क्लेम्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स। क्या है, लिस्ट द वेरियस क्लेम्स ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर्स। चलिए कौन सी लिस्ट है ये तो आप लोग भी बता सकते हैं, पीछे भी दी हुई है। द बैलेंस ऑफ हिज एंड हर कैपिटल अकाउंट, हिज एंड हर शेयर in the goodwill of the firm, revaluation profit or we can say as share in general reserve and accumulated profit, then interest on capital or any other, बराबर। नेक्स्ट आ जाओ, mention the modes of settling the total claims of the retirement partners। या तो लम सम दे दो या तो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो आप लोग, बराबर। दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, करेक्ट वही है, या तो लमसम अमाउंट दे दो या तो इंस्टॉलमेंट में। लमसम आपको पता है एक अंदाजा अमाउंट जो होती है कि हाँ भाई इसका मतलब इतना पैसा निकलता होगा, राउंड ऑफ करके देते हैं ना बहुत से, जैसे सपोज किसी का इस तरह से निकल रहा होगा 1,49,953, तो बोले मैंने चल ठीक है यार राउंड ऑफ कर दो ना 1,50,000 दे दो इसको, राउंड ऑफ लमसम अमाउंट एक दे दे। एक अंदाजा इतना था कि यार या तो 1,49,053 है या तो 159,83 है, ऐसा कुछ है, इन दो में से बीच के लगभग आसपास का ही है। तो बोलते हैं चलो ठीक है अंदाजा समझो 1,50,000 दे दो, अंदाजा लमसम अमाउंट, करेक्ट। लमसम के अंदर परफेक्ट अमाउंट नहीं होगी, लमसम एक अंदाजा अमाउंट होती है ना। चलिए देन फाइंड द टोटल अमाउंट ड्यू टू मुनीश हु इज रिटायरिंग एज अ पार्टनर। चलिए ये आपको अपने ओन वर्ड्स में होमवर्क है, ये करेंगे आप लोग। फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ड्यू टू मुनीश हु इज रिटायरिंग एज अ पार्टनर। क्रेडिट बैलेंस इन मुनीश कैपिटल अकाउंट इज 20,000। मुनीश का शेयर आपको दे दिया गया 7,000। जनरल रिजर्व बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट इज 10,000। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इज 3,000। Interest on drawing is 1,500. Munish share in the profit of the firm is 1/2. कितना है 1/2। तो चलिए अब आपको इससे सॉल्व कर लेना है, आंसर आपको दिया गया पीछे, करेक्ट। मेनली आंसर कितना जाएगा 32,000। हमने जैसे आगे सॉल्व किए हैं सारे वैसे के वैसे को देखने मिलेंगे, कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट जो होगा वो थोड़ा अलग तरीके का होगा, बाकी सारी चीजें सेम ही है यहाँ पे, है ना। चलिए